हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। साइंस की लास्ट क्लास में मैंने आपको सूक्ष्मजीवों के बारे में जानकारी दी थी। साथ साथ ये बताया था सूक्ष्मजीव हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक हैं और किस प्रकार से हानिकारक हैं। आज की क्लास में हम इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है भोज्य पदार्थों का परिरक्षण, इसका अध्ययन करेंगे। तो आप सभी फटाफट से क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और फटाफट से लाइक भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं परिरक्षण को। परिरक्षण जो आपका टॉपिक है या क्वेश्चन है जो, ये आपका वेरी शॉर्ट और शॉर्ट दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका डेफिनेशन सीधे सीधे पूछ लेते हैं परिरक्षण की, कि परिरक्षण क्या होता है और इसकी जो प्रोसेस है वो समझाइएगा। परिरक्षण को अगर हम सामान्य भाषा में समझें तो हम सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि परिरक्षण जो है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत हम खाद्य सामग्री को, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं। ठीक है, यानी कि उनको सड़ने नहीं देते हैं। अब ये बात अलग है कि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिनको हम काफ़ी लंबे समय तक के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, और कुछ ऐसे भी खाद्य पदार्थ होंगे जिनको हम बस कुछ समय के लिए, जैसे कि मान लीजिए 5-6 दिन या 10 दिन तक के लिए ही जो है वो स्टोर करके रख पाएंगे। तो ऐसे आएंगे इसके अंतर्गत। तो देखते हैं परिरक्षण है क्या। परिरक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक ताज़ा व सुरक्षित रखा जाता है, यानी कि खराब नहीं होने देते हैं। इसमें जो भोजन है उसको बिना गुणवत्ता व पौष्टिकता कम हुए सुरक्षित रखा जाता है। जो भी खाद्य पदार्थ है, प्रयास यही रहेगा कि उसकी जो पौष्टिकता है, उसमें जो पोषक तत्व हैं, उनकी कमी ना हो। ठीक है, इसमें कुछ पदार्थ हैं जिनको हम लंबे समय तक स्टोर करते हैं, जैसे कि आपका अचार वगैरह हो गया, आम का अचार हो गया, सॉस वगैरह आ रही हैं, काफ़ी महीनों तक उनको, जैम वगैरह जो हो गया, इनको लंबे समय तक हम स्टोर कर लेते हैं। कुछ महीने से ज़्यादा ही ये स्टोर करके रखे जाएंगे आपके, जैसे 6-7 महीने भी चल जाएंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कुछ समय तक ही रख सकते हैं, जैसे दूध वगैरह हो गया। ठीक है, दूध 2-3 दिन, बस इतना ही इसको हम स्टोर कर सकते हैं, या फिर 3-4 दिन से ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे कई सारी जो खाद्य सामग्री हैं उनको कई दिनों तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, ऐसे किन्हीं 4 फलों के नाम लिखिए जिन्हें परिरक्षित किया जाता है, और उनके परिरक्षित खाद्य पदार्थों का नाम भी लिखिए। कोई से भी आप 4 फल ले सकते हैं और उनके नाम लिखिएगा। ये 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था। तो पहला फल लिया है आम। ठीक है, आम को किस प्रकार से हम परिरक्षित करते हैं? तो आम को हम देखिए, आम का अचार भी रखा जाता है और कैंडी वगैरह भी बनाई जाती है, जैम वगैरह भी। ठीक है, इसके बाद सेब, ऐसे अमरूद भी, उसका भी बनता है। सेब का भी, सेब से क्या बनता है? सिरका बनता है। ठीक है, एप्पल का आता है आपका वो, और शराब वगैरह ये बनती है। तो ऐसे हम परिरक्षित करते हैं। पपीता, पपीता की कैंडी आती है, अचार वगैरह भी बनाया जाता है पपीते का। तो जो फल है वो आपका इस फॉर्म में क्या है, काफ़ी लंबे समय तक बना रहेगा। सेम अनार, जूस वगैरह, जैम, शरबत इत्यादि चीज़ें उपलब्ध रहेंगी। तो आप इसमें अमरूद वगैरह का भी जिक्र कर सकते हैं। इसके बाद आइएगा फल परिरक्षण के प्रकार। फलों को हम 2 प्रकार से परिरक्षित कर सकते हैं। पहला है स्थायी परिरक्षण और दूसरा है अस्थायी परिरक्षण। स्थायी परिरक्षण जब हम करेंगे तो उसमें क्या है, जो भी खाद्य पदार्थ रहेगा वो कुछ ज़्यादा लंबे समय तक के लिए आपका स्टोर हो सकेगा। और अस्थायी परिरक्षण में क्या है, थोड़े समय के लिए स्टोर कर पाएंगे। स्थायी परिरक्षण में देखिए कौन कौन सी विधि आ जाएंगी। तो पहली है नमक विधि के द्वारा। नमक विधि के द्वारा हम क्या बना सकते हैं, अचार वगैरह। ठीक है, अचार की फॉर्म में हम परिरक्षित कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा, जो मार्केट में अचार आप लेने जाते हैं किसी भी उसका, तो आपने देखा होगा उसमें नमक कुछ ज़्यादा ही तेज़ होता है। सिर्फ इसीलिए डाला जाता है कि वो जो सामग्री है वो क्या है, खराब होने से बची रहेगी। चीनी के द्वारा, तो देखो आपके जैम जेली जो बनते हैं वो चीनी के द्वारा परिरक्षित करके बनेंगे। ठीक है, जैम हो गया, और आपको जूस वगैरह जो मिलते हैं इनमें केमिकल का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, रसायनों का भी यूज़ करते हैं। सॉस हो गई आपकी, टमाटो सॉस वगैरह, जो भी केचप आते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, रसायनों के द्वारा, केमिकल के द्वारा। और आपके जो मार्केट में जूस वगैरह भी आ रहे हैं फ्रूट के, वो भी ऐसे ही केमिकल के द्वारा ही उनको स्टोर किया जाता है। सुखा करके भी बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, जैसे आम वगैरह हो गई, तो उनको हम क्या करते हैं, काट करके सुखा करके भी परिरक्षित कर सकते हैं। काफ़ी लंबे समय तक आगे हम सालों साल उनका प्रयोग कर पाएंगे। जैसे कच्चे आम को क्या है, लोग काट करके उसको सुखा लेते हैं, फिर उसकी क्या है, उसको पीस करके आमचूर पाउडर जो बनाया जाता है, तो इस प्रकार से भी आपका यूज़ करते हैं। ऊष्मा के द्वारा भी परिरक्षण करेंगे। ये स्थायी परिरक्षण के अंतर्गत आएगा, जिसमें आपकी काफ़ी लंबे समय तक चीज़ें जो है वो चलती रहेंगी।
अस्थायी परीक्षण में क्या होगा, इसमें आप कुछ समय के लिए जैसे 10-15 दिन तक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करके रख पाएंगे। तो पहला है ठंडे स्थानों पर रखकर। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप डेली यूज़ में कर भी रहे होंगे। जैसे फल वगैरह आते हैं तो उनको क्या करते हैं, ऐसे स्थान पर रखते हैं जहाँ क्या हो, ठंडा स्थान हो, बहुत गर्म स्थान पर नहीं रखते हैं। सेम और भी आपकी चीज़ें जैसे दूध वगैरह हो गया, गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा दूध बहुत जल्दी क्या है, ख़राब हो जाता है, फट जाता है केवल गर्मी की वजह से। तो कोशिश करते हैं उसको कहाँ रखा जाए, ठंडे स्थान पर। आजकल के ज़माने में तो आपका रेफ्रिजरेटर है तो हम फ्रिज में रख देते हैं, रखते हैं कि नहीं, पहले नहीं हुआ करते थे, पहले ठंडे स्थानों पर ही रखी जाती थी चीज़ें। ठीक है, अब रेफ्रिजरेटर है तो उसमें रख दिया जाते हैं, दूध वगैरह हो गए, फल वगैरह हो गए। ठीक है, नमी से दूर रख के, आपको पता है जहाँ आर्द्रता होगी या नमी होगी वहाँ पर क्या होंगे, जीवाणु की जो उत्पत्ति होगी वो बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, वो उनको पनपने के लिए एक वातावरण मिलने लगेगा, तो क्या होंगे आपके वो चीज़ जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी। तो जितना हो सके नमी से दूर करेंगे, वायु से दूर रखेंगे उसको, तो वो क्या है, कुछ लंबे समय तक यानी कि आपका 2-3-4 दिन तक चलती रहेंगी वस्तुएं, और जीवाणु मुक्त करके। तो ये सारी अस्थायी परीक्षण में आ जाएंगी। इसके बाद आते हैं आहार भोजन परिरक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं जिनको हम डेली यूज़ भी करते हैं। ठीक है, तो स्टरलाइजेशन विधि से खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित करने की विधियां निम्नलिखित हैं। पहली विधि देख लीजिएगा, मैंने यहाँ से पॉइंट्स में लिखे हुए, मैं आपको बता देती हूँ। अगर ये आपको लिखने में आती हैं डिटेल में तो आप इनके अंदर अपने आप से पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे पहला है निर्जलीकरण करके, डिहाइड्रेशन। तो इसमें ये रहेगा कि जो भी खाद्य पदार्थ है उसके अंदर से जो नमी होगी उसको दूर कर दे। निर्जलीकरण का मतलब क्या है, मीन्स नहीं रहे, क्या रहे उसमें, जल ना हो। ठीक है, तो उसमें के अंदर जो भी मौजूद नमी होगी या जो जल होगा उसको सुखा करके, चाहे ऊष्मा दे करके सुखा दीजिए आप, तो उसको निर्जल करके हम उसको परीक्षित कर लेंगे। प्रशीतन के द्वारा यानी कि ठंडा करके, इसमें क्या है, खाद्य पदार्थों को फ्रिज में रख करके या ठंडे स्थान पर रख करके हम परीक्षित कर लेंगे। जैसे कि आपका रेफ्रिजरेटर में दूध हो गया, सब्जियां हो गई, जैसे सुबह अगर कोई सब्जी बनी है तो उसको हम शाम तक चलाने के लिए क्या कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं। ठीक है, शाम की सब्जी है तो उसको सुबह यूज़ कर लें, इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रिज में रख देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हम कुछ से एक समय के लिए, नहीं तो गर्मियों के दिनों में आपने देखा है खाना कितनी जल्दी ख़राब होता है, सुबह की सब्ज़ी शाम तक क्या, शाम तक यूज़ ही नहीं कर पाओगे, रात तक तो बहुत दूर की बात है। तो इसीलिए क्या करेंगे, उसको ठंडा कर देंगे, यानी कि ठंडे स्थान पर रख देंगे। रसायनों के द्वारा यानी कि केमिकल का यूज़ करके, केमिकल में आपके कुछ केमिकल हैं, सिरका वगैरह हो गया, विनेगर जिसको यूज़ करते हैं अचार वगैरह डालने में। ठीक है, एसिड वगैरह जो आपके यूज़ करते हैं, सिट्रिक एसिड, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या काम करते हैं, केमिकल ही है ये। ठीक है, एसिड वगैरह भी, और करते क्या हैं ये, उस चीज़ को एक लंबे समय तक लेकर के जाएंगे। अचार में यूज़ होता है आपका सिरका, वो यही काम करता है, सिरका और नमक दोनों यही काम करते हैं कि जो भी अचार है वो लंबे समय तक चलता रहे। डिब्बा बंद यानी कि कैनिंग, कैनिंग में जिसमें आपके ये जैम जेली ये सब चीज़ें आती, सॉस वगैरह, तो ये इसी में आते हैं पैक होकर के। ठीक है, अचार के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। सुखा करके, जिसने मैंने आपको बताया था आमचूर पाउडर जो बनता है ना, उसमें क्या होता है, उसको सुखा करके हम रखते हैं। ऐसी बहुत सी सब्जियां हैं, जैसे बहुत लोग यूज़ करते हैं ना मेथी वगैरह, तो उनको सुखा लेते हैं और आगे भी सीज़न में उनको यूज़ कर पाते हैं। सुखा करके भी हम उसको कर सकते हैं परिरक्षित। और अगला है उबाल कर, वो भी अंतराल से, जिसमें हम सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग करते हैं, दूध को कुछ कुछ समय बाद उबाल के गर्म कर करके रख देते हैं और ठंडा करके, जिससे क्या है वो कुछ समय के लिए चलता रहेगा। लेकिन अब तो फ्रिज है तो बहुत ही आसान है, एक बार गर्म करिए फ्रिज में रख दीजिए, आपका ख़राब नहीं होगा। इसके बाद आइएगा आगे, किण्वन विधि। किण्वन और आपका पाश्चुरीकरण दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। आपका क्वेश्चन जो है वेरी शॉर्ट में बन सकता है। किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस क्या होती है, तो किण्वन क्या है देखिएगा। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में टूट जाते हैं, यानी कि विघटित हो जाते हैं। किण्वन की प्रोसेस में क्या होता है कि आपका जो भी कार्बनिक यौगिक है वो सूक्ष्म जीवों की सहायता से छोटे छोटे यानी कि सरल सरल कार्बनिक यौगिक में टूट जाएगा। आपको यौगिक ध्यान नहीं रखना है, ऐसे ध्यान रखो कि किण्वन की प्रक्रिया में क्या होता है कि एक कोई पदार्थ है, एक यौगिक है, वो सूक्ष्म जीव जैसे ईस्ट वगैरह हो गए, इनकी सहायता से सरल यौगिकों में टूट जाता है। जिसमें आपने सुना भी होगा कि जो अल्कोहल बनता है यानी कि शराब बनती है वो इसी प्रोसेस से बनती है, किण्वन की प्रोसेस से। ठीक है, उसमें आपका ईस्ट उत्तरदायी है, उसी के द्वारा क्या होती है,
जो आपका गन्ने के रस से शराब वगैरह बनाई जाती है वो इसी के द्वारा फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। सेम दूध से जो दही बनता है वो प्रोसेस भी क्या है, किण्वन की ही क्रिया है। ये आपके जो क्या बोलती हूँ MCQ क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दूध से दही बनना कौन सी प्रक्रिया है, तो किण्वन की है। अल्कोहल यानी कि शराब का बनना कौन सी प्रक्रिया है, किण्वन की प्रक्रिया है। सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ईस्ट उत्तरदायी है और दूध से दही बनने में आपका जीवाणु कौन सा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु उत्तरदायी है, ठीक है। सेम ब्रेड, पाव रोटी, बिस्किट, इन सब के बनने में भी यही प्रोसेस जो है वो यूज़ होती है, किण्वन की क्रिया। आगे बढ़िएगा, पाश्चुरीकरण क्या है, तो लुईस पाश्चर ने इसकी खोज की थी, इसीलिए इस जो विधि का नाम पड़ा है वो पाश्चुरीकरण पड़ा हुआ है। इस विधि में क्या करते हैं, दूध को पहले 30 मिनट तक 63 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, उसके बाद 15 मिनट तक हम 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं और तुरंत इसको 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके जीवाणु रहित पैकेट में बंद करके एक ठंडे स्थान पर रख दिया जाता है। तो ये क्रिया जो है ये कहलाती है पाश्चुरीकरण की क्रिया, ठीक है। ये भी आपकी दूध को परक्षित करने की एक बहुत अच्छी विधि है। जैसे आपने देखा होगा मार्केट में जो दूध आते हैं वो इसी प्रकार से आते हैं। इसके बाद आगे बढ़िए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। DPT का टीका किस में यूज़ होता है, तो DPT का जो टीका है वो आपका 3 बीमारियों के लिए लगता है। D से है डिप्टीथीरिया, P से आपकी पर्टूसिस होती है जिसको काली खांसी बोला जाता है, और T से है टिटनिस। तो डिप्टीथीरिया, काली खांसी और टिटनिस, इन तीनों बीमारियों के लिए लगता है आपका DPT का टीका। BCG का टीका किस में लगता है, तो BCG का टीका जो है वो तपेदिक जो रोग है उसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है, ठीक है। टीके की क्यों लगाए जाते हैं, बचपन में टीके सभी के लगे भी होंगे, छोटे बच्चों को लगाए भी जाते हैं, भी कोविड की भी वैक्सीन लगी हुई थी। तो ये करते क्या है, इसमें पहले से ही ये क्या किया जाता है कि आपकी बॉडी को जो भी आगे आने वाले बीमारी हैं उनसे लड़ने के लिए तैयार करते हैं, ठीक है। तो जो आपका BCG का टीका रहेगा वो तपेदिक रोग से रोकथाम के लिए लगेगा और DPT का डिप्टीथीरिया, काली खांसी और टिटनिस के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट खोज हैं और उनके खोजकर्ता हैं। सबसे पहला है चेचक का टीका, इसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। टीबी के जीवाणु की जो खोज की है वो किसने की है, रॉबर्ट कोच ने। मलेरिया परजीवी की खोज की गई है रोनाल्ड रोज के द्वारा। पोलियो वैक्सीन की खोज की है जॉन ई सॉल्क ने। सभी इंपॉर्टेंट हैं ये, तो इनको अच्छे से ध्यान रखना। पेंसिलिन की खोज की है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है और किसके द्वारा निर्मित है, तो कवक के द्वारा। पाश्चुरीकरण की खोज की है लुईस पाश्चर ने। जीवाणु की खोज की है ल्यूवेनहॉक ने और विषाणु की खोज की इवानोव्स्की ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खोज थी आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड, जिनसे मुझे लगा था कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, तो इन खोज को ज़रूर तैयार कर लेना। और ये खोज ऐसी हैं जो आपकी आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम, उसमें भी आपको ये हेल्प करेंगी। चलिए, तो आज इतना ही रखती हूँ, फिर मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपका जो अगला टॉपिक है प्राकृतिक संपदा से रिलेटेड, उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।